सो नाउ वी विल डिस्कस द केस डेफिनेशन। मैं आपको भी डिटेल में बता चुका हूँ कि डेंगू वायरस का कॉजेटिव एजेंट किस तरह कौन सा होता है, किस तरह से डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है, क्या पैथोजेनेसिस हैं, लैब्स पे हमें किस तरह से पैरामीटर आते हैं, सजेस्टिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एलएफटीज किस तरह से डिरेंज होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं, डेंगू फीवर की कौन सी 3 स्टेजेस हैं, उनमें क्या पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म होते हैं, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं, क्या बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं, किस तरह से आप कंफर्म करेंगे और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। तो अब हम बेसिकली इसकी मैनेजमेंट करेंगे और मैनेजमेंट से पहले आप कुछ टिपिकल डेफिनेशंस या क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आप डिज़ीज़ को लेबल कर रहे होते हो। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन डेफिनेशंस की बेस पे आपकी जो मैनेजमेंट है वो रिवॉल्व कर रही होती है। तो सबसे पहले कि पॉसिबल या फिर सस्पेक्टेड डेंगू क्या होता है। पॉसिबल या सस्पेक्टेड डेंगू का क्राइटेरिया ये है कि 2 से 7 डेज़ का या 9 डेज़ का हाई ग्रेड फीवर और उसके साथ 2 से ज़्यादा वही वाली क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें था हेडेक, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, ब्रेक बोन फीवर जिसमें माइल्जियाज, आर्थरेल्जियाज और बोन पेन्स होती हैं पेशेंट को, ठीक है, ये वाले सारे फीचर्स। उसके अलावा डिक्रीज टीएलसी हमने कहा इनिशियल हेमाटोलॉजिकल चेंज है या किसी भी बॉडी से ब्लीड आना। तो जब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा वी कॉल इट पॉसिबल डेंगू, ठीक है। तो WHO की डेफिनेशन है एक्यूट फिब्राइल इलनेस विद द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हेडेक, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्जियाज, आर्थरेल्जिया जो कि ब्रेक बोन फीवर है, फिर हमने कहा डेंगू का रैश या फिर लीकोपिनिया या फिर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। सो डेंगू फीवर की अब अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो कि आपको हाई ग्रेड फीवर है जो कि 2 से 9 डेज़ का है, उस प्लस 2 ऑफ और मोर ऑफ द फॉलोइंग जिसमें हेडेक है, रीट्रो ऑर्बिटल पेन है, फिर माइल्जियास, आर्थरेल्जियास और बोन पेन्स हैं। फिर उसके अलावा हमने ऐड किया कि टीएलसी काउंट फॉल कर रहा है, रैश डेवलप हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है कहीं से, डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर पे आगे हम बात करते हैं। तो अब आपको लगेगा कि सस्पेक्टेड या पॉसिबल केस के, अगर इन्हीं फाइंडिंग्स के साथ में सस्पेक्टेड केस का क्राइटेरिया फिल हो रहा है प्लस सपोर्टिव लैब एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ बायसाइटोपिनिया जिसमें डिक्रीज टीएलसी, डिक्रीज प्लेटलेट्स हैं, तो देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ प्रोबेबल केस, ठीक है। प्रोबेबल केस क्या है कि सस्पेक्टेड केस प्लस सपोर्टिव लैब एविडेंस, मतलब जो हिस्ट्री हमने बताई थी कि हाई ग्रेड फीवर है, एक्यूट फिब्राइल इलनेस प्लस हेडेक, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, ब्रेकबोन फीवर, रैश, लीकोपीनिया या हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन डेट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया प्लस बायसाइटोपिनिया कंफर्म्ड। अगर इसी क्राइटेरिया में बायसाइटोपिनिया भी है, हिस्ट्री भी है साथ, इनमें से कुछ भी पॉजिटिव आ जाए, NS1 पॉजिटिव आ जाए या डेंगू की एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए या फिर PCR पॉजिटिव आ जाए, तो ये वो पॉइंट है जिस पे हम कहेंगे कि दिस इज़ अ कंफर्म्ड केस ऑफ डेंगू, ठीक है। तो पॉसिबल केस, प्रोबेबल केस और कंफर्म्ड केस ऑफ डेंगू में तो आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल कब है हिस्ट्री पे, प्रोबेबल कब है जब बायसाइटोपिनिया आ गया, और कंफर्म्ड कब है जब साथ NS1 IgM या फिर PCR पॉजिटिव है। नेक्स्ट वी हैव डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर आप पेशेंट को कब लेबल करोगे कि इस पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर है। अच्छा, डेंगू हेमरेजिक फीवर, अभी ये नहीं कि आप किसी भी पेशेंट को एडमिट कर रहे हो आपने कहना है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका एक डेफिनेटिव क्राइटेरिया है। आप इस वर्ड को गौर करें, डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो सबसे पहले तो फीवर, अगर हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव से करें फीवर, तो एक्यूट फीवर की हिस्ट्री हो, एक्यूट फिब्राइल इलनेस हो, पहली शर्त ये कि एक्यूट फिब्राइल इलनेस हो। फिर उसके बाद जो अगला वर्ड है दैट इज़ हेमरेजिक। हेमरेज हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लीड के लिए, और ब्लीड कब करता है जब पेशेंट का प्लेटलेट्स फॉल करते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया इज प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख, ठीक है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स हमारे होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख।
तो प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख। फिर हेमरेजिक, तो थर्ड क्राइटेरिया ये कि हेमरेज हो। हेमरेज का मतलब ब्लड आना, तो किसी भी, क्योंकि हमने कहा था प्लेटलेट से म्यूकोजल या क्यूटेनियस ब्लीड होती है, तो कोई भी म्यूकेनियस या म्यूकोजल या फिर क्यूटेनियस ब्लीड हो, नाक से खून आ रहा है, गम से खून आ रहा है, मोशन में खून आ रहा है, यूरिन में आ रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, ये सारे साइन सिम्टम्स है। या फिर क्यूटेनियस ब्लीड, पेटिकिया परपेरा या एक्कीमोसिस बांध रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्राइटेरिया, अब फीवर का मतलब था फीवर, प्लेट हेमरेजिक में हमने कहा 2 पॉइंट्स हैं, प्लेटलेट काउंट लाख से कम और एक हेमरेजिक फिनोमिना। जो फोर्थ है दैट इज एविडेंस ऑफ, ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज। तो जब ये चारों फीचर्स पूरे होंगे कि एक्यूट फिब्राइल इलनेस है, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम, किसी हिस्से से ब्लड भी आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कैपिलरी लीकेज की, देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डेंगी हेमरेजिक फीवर। अब एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज मैंने आपको पहले बताए थे, मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि हेमाटोक्रिट में 20% से ज़्यादा का राइज, या फिर एसाइटिस और रिफ्यूजन जो कि अल्ट्रासाउंड पे आ रही हो, या फिर हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, वही 4 फीचर्स कि ग्रेटर देन 20% राइज इन हेमाटोक्रिट, या फिर इफ्यूजन जो कि क्लिनिकली और अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, या फिर एसाइटिस जो कि क्लिनिकल और अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, या फिर हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, 7 डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, 7 हेमरेज, 7 एक्यूट फिब्राइल इलनेस। तो ये वो स्टेज होगी, देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डेंगी हेमरेजिक फीवर। तो ये आप देख सकते हैं केस डेफिनेशन ऑफ डेंगी हेमरेजिक फीवर के, फीवर एक्यूट फीवर 2 से 7 डेज का, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, लो प्लेटलेट काउंट एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ लीकी कैपिलरीज जो कि इंक्रीज हेमाटोक्रिट, लो एल्ब्यूमिन और इफ्यूजन है। अब ये तो था डेंगी हेमरेजिक फीवर। अगली आपके पास डेफिनेशन आती है डेंगी शॉक सिंड्रोम। अब व्हाट इज शॉक सिंड्रोम? शॉक का वर्ड ही हम करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है, अनडिटेक्टेबल होता है, देन वी लेबल इट एज शॉक। तो अगर डेंगी हेमरेजिक फीवर वाले सारे फीचर्स में, डेंगी हेमरेजिक फीचर्स वाले में शॉक के फीचर्स ऐड हो जाएं, देन वी लेबल इट एज अ केस ऑफ डेंगी हेमरेजिक फीवर में प्लस अगर शॉक के फीचर्स ऐड हो जाएं तो देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डेंगी शॉक सिंड्रोम। अब शॉक के फीचर्स क्या है? अगेन मैंने आपको ऊपर डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया था पल्स प्रेशर का। तो एक तो है कि पल्स प्रेशर लेस देन 20, हमने कहा था कि नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है वो होता है 40, लेकिन डेंगी में पल्स प्रेशर नैरो होता है क्योंकि फ्लूइड लीक कर रहा है। जब लीक करता है तो बैरोरिसेप्टर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो डायस्टोलिक प्रेशर कंपैरेटिवली राइज करता है, लेकिन सिस्टोलिक राइज नहीं कर सकता क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इनमें गैप कम होता है। तो नैरो पल्स प्रेशर, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वीक फीबल पल्स मिल रही है, या फिर आपको कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ मिल रही हैं कि, तो ये बेसिकली जो शॉक के फीचर्स हैं, कोल्ड क्लैमिटी एक्सट्रीमिटीज़, वीक फीबल पल्स, डिक्रीज पल्स प्रेशर जो कि लेस देन 20 हो जाए, तो देन यू विल लेबल इट एज डेंगी शॉक सिंड्रोम। साथ आपके सारे फीचर्स पूरे होने चाहिए डेंगी हेमरेजिक फीवर वाले, जो कहते हैं एक्यूट फिब्राइल इलनेस, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट्स, हेमरेज और एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज। तो दिस इज डेंगी शॉक सिंड्रोम। डेंगी हेमरेजिक फीवर, पहले तो हेमरेजिक फीवर के 4 क्राइटेरिया पूरे हों और साथ शॉक हो, जिसमें से शॉक को रिफ्लेक्ट करें इनमें से कोई भी फीचर, वीक पल्स, नैरविंग ऑफ द पल्स प्रेशर लेस देन 20, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ और पुअर कैपिलरी रीफिल टाइम। कि वही बात है, हमने कहा था नॉर्मल कैपिलरी रीफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड, जैसे जब आप नेल को पिंच करते हो तो कलर रीगेन करना विद इन 2 सेकेंड होता है। अगर प्रोलॉन्ग कैपिलरी रीफिल है, ये भी शॉक। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कि डेंगी हेमरेजिक फीवर के सारे फीचर्स पूरे हों, जो कि था कि एक्यूट फीवर, प्लेटलेट लेस देन 1 लाख, हेमरेज और साथ ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ लीकेज, और साथ अगर एक आधा भी शॉक का फीचर आ रहा है इन 4 में से एक, तो देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डेंगी शॉक सिंड्रोम। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्वेयर डेंगी फीवर और वार्निंग सिम्टम्स का। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर सारी मैनेजमेंट इन पर रिवॉल्व करनी है। तो वार्निंग सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि पेशेंट का जो वार्निंग सिम्टम्स है
कि पेशेंट बेहतर हो गए लेकिन अभी भी रेस्टलेस, फीवर उतर गया लेकिन अभी भी रेस्टलेस और लेथार्जिक है, या फिर पेशेंट की वॉमिटिंग नहीं रुक रही, या फिर पेशेंट का सांस में मसला बन रहा है विच इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू फ्यूजन, या फिर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन शुरू हो गई है, या फिर हिमेटोक्रिट में 20% से ज़्यादा का राइज है, या फिर ब्लीड हो रहा है, या फिर लीवर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनलार्ज है। ये क्राइटेरिया मैं भूल गया था। इनमें से कोई भी सिम्टम है तो दिस इज़ वार्निंग सिम्टम, जैसे हम कहेंगे डेंगू फीवर विद वार्निंग साइंस, तो इन पेशेंट को हम एडमिट करते हैं। फिर व्हाट इज़ स्वेयर डेंगू। अब स्वेयर डेंगू फीवर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेयर का मतलब ही है कि पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। तो स्वेयर डेंगू कब लेबल करेंगे? इनमें से कुछ भी हो, सबसे पहले कि प्लाज्मा लीकेज इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट शॉक में चला जाए, या फिर प्लाज्मा लीकेज इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट के सारे लंग्स में पानी इकट्ठा होकर पल्मरी एडीमा हो जाए। एक शर्त ये है, क्योंकि हमने हेमरेजिक फीवर में भी कहा था कि दो चीज़ें होनी, एक लीकेज और एक हेमरेज। दूसरा क्राइटेरिया ये कि बहुत ज़्यादा स्वेयर क्लिनिकल हेमरेज हो, तो फिर भी स्वेयर डेंगू है। स्वेयर क्लिनिकल हेमरेज हो रहा है या फिर स्वेयर लीकेज जैसे शॉक या डीमा हो गए। तीसरा क्राइटेरिया ये कि पेशेंट को ऑर्गन फेलियर डेवलप हो रहा है। ऑर्गन फेलियर जिस तरह लिवर में यूजुअली क्या होता है कि ट्रांसअमाइनेसिस 1000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर पेशेंट की कॉन्शियसनेस ख़राब हो रही है, फिट्स पड़ रहे हैं, या फिर मायोकार्डाइटिस, कोई भी बॉडी का सिस्टम साथ फेल कर रहा है, तो दिस इज़ स्वेयर डेंगू। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वार्निंग साइंस मैंने आपको बता दी हैं कि एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, वॉमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीड, लिथार्जी, लिवर इनलार्जमेंट, इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट। क्राइटेरिया फॉर स्वेयर डेंगू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी स्वेयर लीकेज है कि शॉक हो गया, या पल्मनरी एडीमा, या फिर स्वेयर ब्लीडिंग है, या फिर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है जिसमें ट्रांसअमाइनेसिस 1000 से ज़्यादा, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, हार्ट या अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट। तो दीज केस डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ब्रीफली रिवाइज करूँगा। सस्पेक्टेड डेंगू ये था कि 2 to 7 डेज का हाई ग्रेड फीवर है प्लस 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपके पास हेडेक थी, रीट्रो ऑर्बिटल पेन थी, ब्रेकबोन फीवर था, ठीक है, आपका रैश है, लीकोपीनिया या हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन है। उसके साथ अगर बाईसाइटोपीनिया ऐड हो जाए तो प्रोबेबल डेंगू। ठीक है, अगर बाईसाइटोपीनिया के साथ NS1 पॉजिटिव, PCR पॉजिटिव या IgM पॉजिटिव आ जाए तो कंफर्म डेंगू। हेमरेजिक फीवर का क्राइटेरिया ये है कि एक्यूट फिब्राइल इलनेस विद प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख विद हेमरेजिक फिनोमेना विद एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज। शॉक सिंड्रोम का ये कि हेमरेजिक फीवर वाला सारा क्राइटेरिया प्लस साथ आपको शॉक के फीचर्स आ रहे हों विच इज़ नर्विंग ऑफ द पल्स प्रेशर, कोल्ड क्लैमी स्किन, प्रोलॉन्ग कैपिलरी रीफिल टाइम। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं शॉक सिंड्रोम के फीचर्स। फिर स्वेयर डेंगू क्या है? स्वेयर डेंगू आपका ये है कि स्वेयर डेंगू में या तो ऑर्गन फेलियर हो कि ट्रांसअमाइनेसिस 1000 में चले गए, फिर इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, या फिर शॉक डेवलप हो गए, इतनी ज़्यादा लीकेज है, या फिर स्वेयर ब्लीडिंग। तो इन सारी डेफिनेशन, सारी थ्योरी के बाद हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो आपने नहीं करनी, जो कि आपका आता है डोंट्स के क्राइटेरिया में कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि लेमन प्रैक्टिस में ये चीज़ें ऑफन यूज़ हो रही होती हैं जो कि पेशेंट को डिटीरियोरेट करवा देती हैं, सिचुएशन को वर्सन कर देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेंगू वायरस इन्फेक्शन इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, सो देर इज़ नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, देयर इज़ नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। कोई एंटीबायोटिक्स देने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि हिस्ट्री पे प्रोबेबल केस, पॉसिबल केस है, सपोर्टिव लैब एविडेंस है, बायोसाइटोपिनी है, तो जो है इस पे प्रोबेबल डेंगू बन गए, फिर कंफर्म हो गया, तो देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, क्योंकि इसी तरह की प्रेजेंटेशन के साथ टाइफाइड आता है, उसमें एंटीबायोटिक्स आर मस्ट। दूसरी बात यह है कि स्टीरॉइड्स, ठीक है, तो एज़ फार एज स्टीरॉइड्स आर कंसर्न्ड देयर इज़
स्टीरॉइड्स आर ऑल्सो अंडर द क्राइटेरिया ऑफ डोंट्स, कि स्टीरॉइड्स भी आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि जो ये हमारी फार्माकोलॉजी में और हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि स्टीरॉइड्स जो हैं वो फोस्फोलाइपेजेस को इनहिबिट करके, जो स्टीरॉइड्स हैं आपके वो फोस्फोलाइपेजेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से आपके एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स नहीं बनते। मेन स्ट्रीम बात ये है कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, क्योंकि फोस्फोलाइपेज इनहिबिट हो गया है, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे, उनसे आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने थे। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं। तो इन पेशेंट्स में जब पहले ही ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट फॉल कर रहा है, प्लेटलेट प्लग नहीं बन सकता, और दूसरी बात आप गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी इनहिबिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसेड्स और स्टीरॉइड्स, क्योंकि एनसेड्स और स्टीरॉइड्स दोनों ये काम करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एनसेड्स हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे, या पेन के लिए अक्सर जो है क्वैक्स दे रहे होते हैं या जिनको नहीं नॉलेज। तो एनसेड्स और स्टीरॉइड्स दोनों ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं, तो जब गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स आप चले गए तो अब जीआईटी में हेमरेज का रिस्क है। और दूसरी बात है कि प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी कम है, तो मैसिव जीआईटी ब्लीड हो सकता है, इसलिए स्टीरॉइड्स एंड एनसेड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपने टिपिकली उनको बताना है कि डिक्लोरान, निम्स, इस किस्म की सारी गोलियां आपकी, नेप्रोक्सिन, ये सारे एनसेड बंद हैं। पेन के लिए सिर्फ पैनाडोल, अगर बहुत दर्द है तो आप मसल रिलैक्सेंट दे सकते हो लाइक न्यूब्रल फोर्ट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसेड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नो रोल ऑफ स्टीरॉइड्स, नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनमें फॉलिंग जो प्लेटलेट काउंट है इट प्रोग्रेसिवली फॉल्स, ठीक है। आपका जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करते जा रहे हैं। तो आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते भी हैं तो हमने जिस तरह बात की थी पैथोफिजियोलॉजी में, प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो देर इज़ नो रोल ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अनलेस के पेशेंट को मैसिव ब्लीड हो, ठीक है। अनलेस के ब्लीड हो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टीरॉइड्स नहीं देने, एंटीबायोटिक्स नहीं देने, एनसेड्स नहीं देने, प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन नहीं देनी अनलेस के ब्लीड हो। फिर ये भी कि आपने पेशेंट को ओवर, क्योंकि इसमें यूजुअली क्रिटिकल फेज में फ्लूइड लीक करता है, पेशेंट शॉक में जा रहा होता है, तो आपने आईवी फ्लूइड कोटा के मुताबिक ही देने हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा फ्लूइड देना है, कितना देना है, कितने टाइम में देना है। तो आपने डोंट्स में ये भी है कि आपने से ओवर हाइड्रेट नहीं कर देना, ठीक है। और अगर ओरली ले सकते हैं तो ओरली मैक्सिमम इनकरेज करना है। सो नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, नो रोल ऑफ स्टीरॉइड्स। कोविड में भी इसी तरह फीवर होता है, उसमें भी सोर्स एसेट्स नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसमें स्टीरॉइड्स का रोल है। तो दैट्स वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता हो स्टीरॉइड्स नहीं देने, एनसेड्स नहीं देने, प्लेटलेट्स नहीं देने, एंटीबायोटिक्स नहीं देने, ठीक है। जो डूज़ हैं वो मैं आपको मैनेजमेंट के साथ साथ बताता जाऊँगा कि पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन जो डोंट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो नहीं देने, स्टीरॉइड्स नहीं देने, प्लेटलेट्स नहीं देने, हाइपोटोनिक फ्लूइड भी नहीं देना। नॉर्मली जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं वो होता है 0.9%, जिसे हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। अब जो 0.9% है ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब कि ब्लड में इसकी ऑस्मोलैरिटी और सराउंडिंग टिश्यू में ऑस्मोलैरिटी आइसोटोनिक है रिलेटिवली। लेकिन अगर आप हाइपोटोनिक यूज़ करते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब कि यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स कम है, इसका 0.45% आता है, और जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो सारा का सारा पानी यहाँ से लोअर वाटर पोटेंशियल या हाई सल्यूट कंसनट्रेशन में मूव करेगा तो लीकेज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वाटर ने हमेशा जहाँ पे ज़्यादा सल्यूट है वहाँ पे जाना है, तो क्योंकि हाइपोटोनिक अगर यूज़ करेंगे तो सराउंडिंग में ज़्यादा सल्यूट है तो वाटर सारा का सारा वहाँ पे चले जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट में क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। सो जब पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट मेनली आपके पास आ रहा होगा हाई ग्रेड फीवर के साथ, खासतौर पर अगर डेंगू की एपिडेमिक चल रही है तो हाई ग्रेड फीवर। तो जब भी कोई पेशेंट फीवर के साथ आता है तो आपने बस ये नहीं सोचना कि आप डेंगू से बाइट सोचो ना, आप हमेशा उसका सबसे पहले सोर्स ढूंढने की ट्राई करते हो। जो सोर्स है इन्फेक्शन का
अगर वो मिल रहा हो तो ये ज़्यादा सजेस्टिव होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। फॉर एग्जांपल सोर्स क्या हो सकता है, अगर पेशेंट को हेडेक है, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस है तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। सारे क्वेश्चंस आपने पूछने के आया कि सीएनएस इन्फेक्शन की तो नहीं है। साइनोसाइटिस के फीचर्स पूछने हैं, रेशा, चीक्स पे प्रेशर पड़ता हो, ईयर पेन का पूछना है, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे आते जाए, थ्रोट पेन का पूछना है, थ्रोट देखना है कहीं टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस ना हो, ठीक है। आपने प्रोडक्टिव कफ और डिस्पनिया का पूछना है। तो इस तरह कोई भी फीवर हो तो आप सबसे पहले उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हो। आपने डिसयूरिया का पूछना है कहीं यूटीआई तो नहीं है। आपने लूज मोशंस का पूछना है कहीं गैस्ट्रोएंटराइटिस तो नहीं है। आपने पूछना है कोई जिस्म के कोई जॉइंट तो नहीं स्वोलन इन्फ्लेम्ड, हो सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस हो, कोई सेलुलाइटिस, कोई स्किन लीजन्स वगैरह तो नहीं है। तो कोई भी इन्फेक्शन हो सबसे पहले आप उसका सोर्स ढूंढने की ट्राई करते हो। सेकंड बात ये कि जैसे सारी ये जो मैंने इन्फेक्शंस बताई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। अगर इनकी जब आप सीबीसी कराओगे जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, तो इन सब की सीबीसी पे आपको, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो एक तो टीएलसी बढ़ा होगा और एक न्यूट्रोफीलिया होगा। तो अगर सीबीसी पे टीएलसी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफीलिया और साथ फीवर है तो डेंगू अनलाइकली हो गया, ठीक है। तो सीबीसी और हिस्ट्री आपको हेल्प आउट कर रही है। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, क्योंकि पेशेंट ने तो नहीं आके बताना कि मुझे डेंगू है, यूजुअली सीबीसी करा के आते हैं जब एपिडेमिक चले, सोर्स नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन 4 कंडीशंस हैं आप उन पे आ जाते हो। दैट आर डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, कोविड अब अनलाइकली पेशेंट यूजुअली फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो मेनली फिर आपके पास ये बहुत प्रीडोमिनेंट है। अगर इनमें भी नहीं मिलता तो फिर हम आगे जाते हैं ऑटोम्यून, तो वो प्रोज टू फीवर एक अलग टॉपिक है। अभी डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इन 4 के जो थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएटिंग की पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। जो टाइफाइड है ना उसमें यूजुअली लॉन्ग हिस्ट्री होती है फीवर की, स्टेप लैडर पैटर्न, ये बुखार उतर ही नहीं रहा और इवनिंग में ज़्यादा हो रहा है। फिर टाइफाइड के साथ यूजुअली आपको एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन डायरिया मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन डायरिया मिलता है, लॉन्ग हिस्ट्री है, स्टेप लैडर पैटर्न है, एब्डोमिनल पेन प्लस माइनस कॉन्स्टिपेशन डायरिया है। फिर दूसरी बात टाइफाइड में वी सी रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कि नॉर्मली कि जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो पल्स 10 बढ़ती है, ठीक है। तो नॉर्मल पल्स हम कहते हैं 60 से 100 के दरमियान है। फीवर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मरीज़ को 102-3 बुखार है तो 102-3 का मतलब है 98.6 से वो 4 डिग्री बढ़ा है, तो कम से कम 40 पल्स बढ़नी चाहिए थी। हर 1 डिग्री के साथ 10 पल्स बढ़ती है, लेकिन पल्स आप देख रहे हो वो 76 है, फीवर 102 है। तो ये कुछ सजेस्टिव पॉइंट हैं टाइफाइड के, ठीक है। सजेस्टिव पॉइंट हैं टाइफाइड के। मेन बात है कि टाइफाइड की जब आप सीबीसी कराओगे उसमें भी आपको टीएलसी काउंट कम मिलता है, लेकिन प्लेटलेट्स यूजुअली नॉर्मल होते हैं और लिम्फोसाइटोसिस होता है, लिम्फोसाइट्स बड़े होते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको लॉन्ग हिस्ट्री है 7-8 दिन की है, अगर आपको डेंगू का भी नहीं पता चल रहा, आपको टाइफाइड भी लग रहा है, तो ब्लड कल्चर भेज दो। ब्लड कल्चर कंफर्म कर देगा कि टाइफाइड है कि नहीं। तो ये नहीं आपने करना कि आप डेंगू के बाहर सोचो ही ना, टाइफाइड हो सकता है। मलेरिया वाला पेशेंट भी इस तरह से प्रेजेंट करेगा, उसमें भी खास फोकस नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इनमें फीवर का एक टिपिकल पैटर्न होता है कि हर 24 घंटे बाद कब कभी से बुखार चढ़ रहा है, पसीने से उतर है। क्योंकि मलेरिया है तो ये वाले पेशेंट अनीमिया होता है, क्योंकि आरबीसी टूटते हैं तो पेशेंट पेल हो सकता है, स्प्लीन आपको इनलार्ज मिल सकती है। अगेन इनकी सीबीसी पे एचबी ड्रॉप करेगी, टीएलसी और प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे, ठीक है। टीएलसी और प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे, एचबी ड्रॉप करेगी। अगेन अगर आपको इस तरह की पिक्चर मिल रही है, स्पेसिफिक डेंगू वाला बाईसाइटोपिनिया प्रोग्रेसिव नहीं है, एचबी ड्रॉप कर रही है, फीवर का इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवा ले। तो टाइफाइड में ब्लड कल्चर था, यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। कोविड आपको अब तो रट गया होगा। कोविड में यूजुअली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी डोमिनेंट होते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है कि घर में भी कोविड था, और साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक डिस्पनिया, लूज मोशंस, इस तरह का पैटर्न है। जो कोविड की सीबीसी होगी, कोविड की सीबीसी पे वी विल गेट टीएलसी नॉर्मल या स्लाइटली अपर होगा, लेकिन इसमें जो करेक्टरिस्टिक
सीबीसी फाइंडिंग देखी थी, डेट ऑफ लिम्फोपीनिया के लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हुए होते हैं। नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट होता है 20 से 40%, तो आपको यूजुअली 16%, 17% मिल रहा होता है। कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होती है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री ले लेनी है। तो इस तरह से आपने अप्रोच करना है केस को, कि सोर्स ढूंढने की कोशिश करनी है सबसे पहले, कि आया के फीवर का सोर्स आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर देखना, अगर नहीं मिल रहा तो देखना है कि टाइफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पैटर्न कैसे, कितने दिन से बुखार है। मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नीमिया देखना है, ठीक है, पैटर्न का पूछना है। कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोस्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट का, भाई कुछ नहीं समझ रहा सीबीसी करा लो। डेंगू में हमने कहा था टिपिकल 2 से 5 दिन का हाई ग्रेड फीवर होगा, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, ब्रेक बोन फीवर, रैश, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और हमने कहा था कि डेंगू में बाईसाइटोपिनिया होता है, डिक्रीज टीएलसी एंड डिक्रीज प्लेटलेट। तो पहला काम तो आपने सोर्स ढूंढने की कोशिश की। अगर हिस्ट्री पे आपका जो है केस बन रहा है पॉसिबल डेंगू का, या पेशेंट सीबीसी करा के उस पर भी बायोसाइटोपिनिया है, तब आपको पता चल गया कि पेशेंट इज़ प्रोबेबल केस ऑफ डेंगू। अब डेंगू के केस को किस तरह से आगे अप्रोच करना है हिस्ट्री पे, वो मैं आपको बता। सो जब आपने डिटेल्ड हिस्ट्री ले ली कि दिस इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ डेंगू, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपने चेक करना है कि पेशेंट ज़ाहिर यूजुअली फीवर के साथ होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आप कि आया के वार्निंग साइंस प्रेजेंट हैं कि नहीं, क्योंकि अगर तो वार्निंग साइंस प्रेजेंट हैं तो दे इंडिकेट कि पिल्ली लीकेज, और अगर तो वार्निंग साइंस हैं तो यू हैव टू एडमिट द पेशेंट। वार्निंग साइंस हमने बात की थी कि पेशेंट का रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, वॉमिटिंग जो कि रुक नहीं रही, ठीक है, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग जो कि रुक नहीं रही। उसके बाद हमने बात की थी लीकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पनिया डेवलप हो गया, स्वेयर एब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन हो गई है, या हिमेटोक्रिट में 20% राइज आ रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स, एसाइटिस, एब्डोमिनल पेन, एसओबी, इंक्रीज हिमेटोक्रिट, या कहीं से भी ब्लीड आ रहा है, म्यूकोजल ब्लीड, या हमने कहा था लीवर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर इन लार्ज है। तो अगर तो ये वाले वार्निंग साइंस प्रेजेंट हैं तो आपने पेशेंट को एडमिट कर लेना है। वार्निंग साइंस के साथ साथ आपने देखना है शॉक के अगर साइंस हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली तब भी आप एडमिट करेंगे। तो वार्निंग साइंस के लीकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉक से जब आप उसके वाइटल्स लोगे तो आपने पल्स प्रेशर देखना है। हमने बात की थी कि अगर पल्स प्रेशर 25 से 20 के पास है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक, तो मोस्ट लाइकली पेशेंट शॉक में जा रहा है। अगर 20% से कम है तो पेशेंट इमिनेंट शॉक में। पेरीफ्रीज उसकी देखनी है, वार्म है कि नहीं वार्म, पल्स कैसी है, गुड वॉल्यूम है कि नहीं है, तो ये भी देखना। अगर तो वार्निंग साइंस आ रहे हैं, या फिर शॉक वाले साइंस आ रहे हैं, या फिर हमने कहा था स्वेयर डेंगू में पेशेंट को ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो आल्टर्ड सेंसोरियम है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, या ट्रांसमाइनेसिस थाउजेंड्स में कोई भी ऑर्गन फेलियर लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो वाला पेशेंट के साथ बाकी चीज़ें भी होंगी, तो ये वाले पेशेंट तो डायरेक्टली एडमिट है। लीक वाले, शॉक वाले और स्वेयर डेंगू के फीचर्स वाले। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एक और चीज़ आपने वेरीफाई करनी है कि आया के पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ कैसी हैं। अगर तो बिल्कुल ही इन्फेंट है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या ओल्ड एज है, या कोई ऑर्गन फेलियर था, लाइक सीकेडी का पेशेंट था, ठीक है, सीकेडी का पेशेंट था, डायबिटिक था, जो कि आपको लग रहा है नहीं कोप अप करेगा, तो ये 4 में से कोई भी कंडीशन हो तो एडमिट करना है। अगर इन 4 में से कुछ भी नहीं है, ना कोई वार्निंग साइन है, ना कोई शॉक है, ना कोई ऑर्गन फेलियर, ना कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी है, देन वी विल प्रोसीड विद ओपीडी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे ओपीडी मैनेजमेंट। तो डेंगू केस मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने देखने के फीवर प्लस 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस जो कि हमने डिस्कस किए थे। फिर देखने के वार्निंग साइंस हैं कि नहीं, वही बात कि स्वेयर पेन, वॉमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीड, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, लिथार्जी और इंक्रीज हिमेटोक्रिट। अगर नो वार्निंग साइंस तो आउट पेशेंट मैनेजमेंट। फिर कोमॉर्बिडिटीज़ भी देखनी है, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, डायबिटीज़, ओल्ड एज, रीनल फेलियर। अगर कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं है तो फिर आप ओपीडी अगर हैं तो आप एडमिट कर लो, और साथ आपने लीकेज, ब्लीडिंग और ऑर्गन इम्पेयरमेंट भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप असेस कर लोगे कि मैंने ओपीडी की मैनेजमेंट करनी है कि मैंने पेशेंट को एडमिट करना है। सबसे पहले अब हम ओपीडी वाला केस डिस्कस करेंगे कि ओपीडी वाले पेशेंट को हमने किस तरह से मैनेज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस ओपीडी मैनेजमेंट। ओपीडी का हमने कहा था कि जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनमें आपको कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी नहीं मिली, कोई इन्फेंट प्रेगनेंसी, ओल्ड एज या ऑर्गन फेलियर नहीं है, कोई आपको जो है वार्निंग साइन नहीं मिला, कोई आपको शॉक का साइन नहीं मिला, और कोई आपको ऑर्गन फेलियर नहीं मिला, तो ऐसे पेशेंट हैं जिनको आप ओपीडी बेस पे मैनेज
कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का, कोई रोल नहीं है स्टेरॉइड्स का, एनसेड स्ट्रांगली आपने अवॉइड करना है। तो पेशेंट को जो फीवर आ रहा हो तो एक तो हमने उसको करना है पेशेंट की सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, पेशेंट की सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। मेन तो आपको पता है कि हेडेक, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, ब्रेक बोन फीवर, ये जो बेसिकली पेन्स और फीवर है ना, इसके लिए वही यूज़ पैनाडोल, ठीक है, पैनाडोल या पैरासीटामोल। तो आप 2 टैबलेट्स दे सकते हैं 8 आवरली, ठीक है। कोशिश करनी है जो आपकी टोटल डोज़ है वो 4 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड ना करे, क्योंकि 4 ग्राम से ज़्यादा जो डोज़ होती है पर डे वो हिपैटोटॉक्सिक हो जाती है। तो टैबलेट पैनाडोल 2 टैबलेट्स 3 to 4 टाइम्स डेली आप दे सकते हैं। इससे फ़ीवर भी इम्प्रूव होगा और पेन भी सेटल्ड होगी। फ़ीवर के साथ अब एडिशनल उनको पेशेंट को स्पॉन्जिंग का बता सकते हैं कि जब बुखार चढ़े तो आपने गीला कपड़ा जिस्म पे फेरना है, ठीक है। तो इन मेजर्स के साथ आपने उसका फ़ीवर और पेन वाले सिम्टम्स को मैनेज करना है। फिर हमने बात की थी कि ये वो स्टेज है जो इनिशियल फिब्राइल स्टेज है, जिसमें पेशेंट को बुखार हो रहा है, तो ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें हमने बात की थी कि पेशेंट को रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का रिस्क क्यों होता है कि पेशेंट का फीवर ज़्यादा है, तो फीवर की वजह से मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, बॉडी से वाटर ज़्यादा वेपोरेट कर रहा है, उल्टी आ रही है तो वो उसका कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, उल्टियों में भी लॉस हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप ORS दे सकते हैं, ठीक है। ORS आप उन्हें कह सकते हैं 1 से 2 लीटर दिन में आपने पीना है ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहें। तीसरी बात है उल्टी के लिए आप कोई मोटिलिटी इंक्रीजिंग ड्रग दे सकते हैं, जिस तरह हम टैबलेट मोटिलियम अक्सर मेटाक्लोप्रामाइड ऐड कर देते हैं, जिससे पेशेंट का खाना भी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, उल्टी भी ना आए, ठीक है। तो ये वाले आप जो है कुछ मेजर्स आप पेशेंट के कर सकते हैं। आप एक PPI ऐड कर सकते हैं अगर गर्ड गैस्ट्राइटिस वाली कंप्लेंट्स हो, क्योंकि ये वाली भी अक्सर सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं, तो कोई भी आप PPI आप ऐड। तो ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में आपने पेन, ORS, मोटिलियम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है पेशेंट की एजुकेशन। पेशेंट की एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर OPD मैनेजमेंट। तो अब मैंने बात की थी कि जो फिब्राइल फेज़ है उसमें पेशेंट ने एक तो प्लेटलेट्स प्रोग्रेसिवली फॉल कर रहे हैं, तो पेशेंट डेली CBC करवाएगा। डेंगी CBC अब चुगताई और अक्सर लैब्स में हो जाती है 80-90 रुपीज़ की, ठीक है। उस पर आप प्लेटलेट्स, RBCs, TLC और हेमाटोक्रिट देखते हो, आपके पास बेसलाइन हेमाटोक्रिट भी आ जाता है, और बाकी अटेंडेंट को खुद भी आप एजुकेट कर देते हो, क्योंकि फिब्राइल फेज़ में रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का। तो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट डिहाइड्रेशन के। अब डिहाइड्रेशन के बारे में कॉशियस रहें। डिहाइड्रेशन के साइंस के मरीज़ को पता ना, आंखें अंदर को चले जाएं, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाए, चक्कर आने लग जाएं, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन के साइंस सिम्टम्स हैं। फिर पेशेंट को आपने डिटेल में एजुकेट करना है कि अक्सर इसका क्रिटिकल फेज़ होता है कि बुखार उतर जाता है, तो आपने क्रिटिकल फेज़ और फिर वार्निंग सिम्टम्स सारे उनको एक्सप्लेन करने हैं कि अगर आपके पेट में दर्द हो, अगर आपकी सांस में दुश्वारी हो, अगर उल्टियाँ ना आपकी रुक रही हो, मरीज़ रेस्टलेस हो रहा हो, आप CBC डेली करा रहे हैं, आपको ये HCT वाला कॉलम लगता है कि राइज़ करता जा रहा है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा एकदम गिर जाएँ, तो जो हमने कहा था क्रिटिकल फेज़ के पैरामीटर्स कि सडन मैसिव ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, ट्रांजिएंट राइज इन TLC एंड इंक्रीज हेमाटोक्रिट, तो ये सारा आपने मरीज़ को एक्सप्लेन करके भेजना। अगर वार्निंग साइंस डेवलप हो घर आ जाओ, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह शॉक के साइंस हो हॉस्पिटल आ जाओ, वार्निंग साइंस पे भी हॉस्पिटल आ जाओ, डिहाइड्रेशन के बारे में बताना है। तो ये पेशेंट की एजुकेशन एंड काउंसलिंग, क्रिटिकल फेज़ के बारे का कॉन्सेप्ट देना, किस तरह होता है बुखार उतर जाता है, 48 घंटे बड़े कीमती होते हैं, ORS वगैरह का इस्तेमाल करें, डेली CBC कराएं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने ट्रांसमिशन रोकनी है। तो सबसे पहले तो मरीज़ जो इन्फेक्टेड है, जब जब उसको फीवर है वो अपने घर वालों और बाकियों को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम यहाँ पे तो देखते हैं कि नेट्स के अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट को कवर किया होता है। दूसरी बात है कि मॉस्किटो रिपेलेंट मरीज़ यूज़ करे ताकि मॉस्किटो उसको ना काटे। फिर दूसरी बात है मॉस्किटो घर में ना है तो विंडोज़ और डोर्स क्लोज़ करने का कहना है कि पहले तो घर में एंटर ही ना हो। घर में एंटर हो तो फिर आपने मैट वगैरह का इस्तेमाल करना है ताकि मच्छर मर जाए। फिर ये क्लीन वाटर का मॉस्किटो, तो घर में पानी नहीं खड़ा रखना। तो ये 3-4 बातें उन्हें बतानी है, एजुकेट करना है। ये OPD मैनेजमेंट है। मोस्टली पेशेंट इसी में ही रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फिब्राइल फेज़ एंड सब्सिक्वेंट क्रिटिकल फेज़
योर क्लिनिक शुड फॉलो CBC, वॉच फॉर डिहाइड्रेशन, वॉच फॉर वार्निंग साइंस एंड वॉच फॉर इंडिकेटिंग बिगिनिंग ऑफ क्रिटिकल फेज। जब फीवर टूटता है उसको डेफर्विसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एडवाइस पेशेंट ने मैंने बता दिया, फीवर कंट्रोल करना है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, और वॉच करना है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए, स्प्रेड करना है और वार्निंग साइंस का एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये सारी बात। अब अगर एडमिटेड पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट का क्या क्राइटेरिया था, अगर तो वार्निंग साइंस डेवलप हो जाएंगे, इसका मतलब है पेशेंट क्रिटिकल फेस में है। दूसरी बात ये कि अगर शॉक है, ठीक है, पेशेंट शॉक में आ सकता है, क्रिटिकल फेज में आ सकता है, या सीवियर डेंगू फीवर के साथ आ सकता है, या कोमोर्बिड है, तो आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया। अब एडमिटेड पेशेंट को किस तरह से अप्रोच करना है, आपने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि ये लीक में है, शॉक में है। शॉक है तो कंपनसेटेड है कि डीकम्पनसेटेड शॉक है, तो इस या सीवियर डेंगू, इनको किस तरह से मैनेज करना है, अब हम ये इस पे सब सारा डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, डेंगू वाला पेशेंट आपके पास आया है, या आप पेशेंट कहते हैं बुखार उतर गया है, तो डॉक्टर साहब एकदम तबीयत ख़राब हो गई है, तो बेसिकली कोई ना कोई वार्निंग साइंस के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा होगा। वार्निंग साइंस में ये था कि कहीं से ब्लीड आ रहा है, एकदम सांस ख़राब होना शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गई, उल्टियाँ नहीं रुक रही, तो पेशेंट के सबसे पहले हम लेते हैं वाइटल्स। अब बेसिकली वाइटल्स और रैपिड असेसमेंट जो आपकी क्लिनिकल असेसमेंट है, वही आपको बता देगी कि जो पेशेंट है वो आया के पेशेंट लीकेज में है, आया यहाँ के पेशेंट शॉक में है। क्योंकि एक था हमारे पास डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक था डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि लीकेज को आप और तरह से मैनेज करते हैं और शॉक को आप और तरह से मैनेज करते हैं। तो वाइटल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड कर रहे होंगे। लीकेज के हमने पैरामीटर्स कहे थे कि लीकेज आपने अगर असेस करनी है या लीकेज का अगर एविडेंस आता है तो आप उसी वक्त अल्ट्रासाउंड करा लें। अगर तो अल्ट्रासाउंड या फिर क्लिनिकल पे अल्ट्रासाउंड चेस्ट पे आपको इफ्यूजन मिल रही है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे आपको एसाइटिस मिल रही है, या फिर आपका हीमेटोक्रिट 20% से ज़्यादा रेज कर गया है, ठीक है, या फिर क्रिटिकल फेज के इंडिकेटर्स जो आपके थे कि मैसिव डिक्लाइन इन प्लेटलेट्स, ट्रांजिएंट राइज इन TLC एंड राइजिंग हेमेटोक्रिट, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि पेशेंट अब लीकेज में है। अब लीकेज कैन लीड टू शॉक। तो बेसिकली जब पेशेंट आपके पास आएगा तो इनिशियली आप सबसे पहले उसके वाइटल्स असेस करेंगे, ठीक है। वाइटल्स आपको ही गाइड कर देंगे कि पेशेंट की सर्कुलेशन कैसी है, आया कि पेशेंट की सर्कुलेशन अभी स्टेबल है, या पेशेंट का कंपनसेटेड शॉक है, या कि पेशेंट डीकम्पनसेटेड शॉक में है, ठीक है। इसका पहले थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि बेसिकली शॉक है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर तो स्टेबल सर्कुलेशन है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, ठीक है, यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल आ रहा है विच इज़ ग्रेटर दैन 0.5 ml/kg/h, ठीक है। जो पेरीफ्रीज है, स्किन है, वो भी उसकी वार्म है, पेरीफ्रीज भी वार्म है, एक्सट्रीमिटीज़ उसकी जो है, और कैपिलरी रीफिल टाइम आपने चेक किया वो भी लेस दैन 2 सेकेंड है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर कंपनसेटेड शॉक है, कंपनसेटेड शॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल किया था लेकिन बॉडी ने कंपनसेट किया। बॉडी ने किस तरह से कंपनसेट किया कि जब ब्लड प्रेशर फॉल किया था, फ्लूइड लीक किया था, तो बॉडी ने कंपनसेट इस तरह से किया कि जब फ्लूइड आपका वेसल से लीक किया तो बैरोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया कि यार ये तो पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो बैरोरिसेप्टर्स ने क्या किया कि आर्टरीज़ की रेजिस्टेंस बढ़ा दी। जब आर्टरीज़ ने वेजो कंस्ट्रिक्ट किया तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई, और हमने कहा था जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। लेकिन क्योंकि फ्लूइड ही कम है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करता है। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करता है। तो जब डायस्टोलिक बढ़ रहा है, सिस्टोलिक कम हो रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक विल डिक्रीज़। तो हमने कहा था नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 40 है। तो इसमें जो पल्स प्रेशर है वो कंप्रेस हो रहा होगा, लेकिन इन मैकेनिज्म की वजह से कि जो वेसल्स ने कंस्ट्रिक्ट किया है और जो किडनी यूरिन कंजर्व कर रही है, बीपी नॉर्मल रेंज में रह रहा है, लेकिन जो पल्स प्रेशर है वो कोलैप्स कर रहा है। बिटवीन 20 से 30 है पल्स प्रेशर, यहाँ पे 40 था, नॉर्मल था, या ग्रेटर दैन 30 था, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जब बैरोरिसेप्टर वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है तो हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो कंपनसेटेड शॉक वाले पेशेंट का पल्स प्रेशर लाइक ब्लड प्रेशर उसका आ रहा है 170,
या उसका आ रहा है 90-70 तो खैर शॉक हो गया 90-65, ठीक है, 20 से 30 पल्स प्रेशर है, हार्ट रेट बढ़ है। तो एक तो कंपनसेशन किस तरह से हुई, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, दूसरा जो किडनी थी उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ने यूरिन आउटपुट डिक्रीज करके कंपनसेशन की। लेकिन ब्लड प्रेशर अभी आपका नियर नॉर्मल रेंज में, लेकिन पल्स प्रेशर कोलैप्स कर, हार्ट रेट बढ़ गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, कैपिलरी रीफिल प्रोलॉन्ग्ड हो गया और पेरिफेरी थोड़ी सी कूल हो गई हैं। डीकम्पनसेटेड शॉक में क्या कि ये जो मैकेनिज्म थे, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इनसे भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। तो अगर पल्स प्रेशर जो था वो लेस देन 20 है तो पेशेंट डीकम्पनसेटेड शॉक में है। पल्स प्रेशर लेस देन 20 और टोटल ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का फॉल कर रहा है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, यूरिन आ ही नहीं रहा, किडनी बिल्कुल शट डाउन में चले गई हैं, पेरिफेरल बिल्कुल कोल्ड क्लैमी हो गया और कैपिलरी रीफिल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। तो इस तरह वाइटल्स की मदद से, पेरिफेरल और कैपिलरी रीफिल की मदद से आप पेशेंट को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं इनटू स्टेबल है कि कंपनसेटेड है कि डीकम्पनसेटेड शॉक है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो है कि पेशेंट जो है वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल वाला पेशेंट जिसकी सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, पेरिफेरीज वार्म है लेकिन लीकेज मिल रही है, हेमाटोक्रीट रेस कर रहा है, एसाइटिस और रिफ्यूजन मिल रही है। तो इस पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना, शॉक वाले पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना, हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो स्टेबल सर्कुलेशन है उसमें कैपिलरी रीफिल भी नॉर्मल है, एक्सट्रीमिटीज़ भी वार्म है, गुड वॉल्यूम पल्स है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, पल्स प्रेशर भी नॉर्मल है, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल है। कंपनसेशन ने कहा प्रोलॉन्ग है, कूल हो गई हैं, पल्स वीक हो गई है लेकिन अभी एब्सेंट नहीं है, टैकीकार्डिया है, पल्स प्रेशर को नैरो हो रहा है लेकिन अभी 20 से कम नहीं है, टेकिपनी है। हाइपोटेंसिव शॉक में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर अब कम हो चुका है, पल्स प्रेशर नैरो है, सीवियर टैकीकार्डिया है, पल्सेस मिल नहीं रही, मोटर स्किनर किडनी शटडाउन में जा रही है। तो अब आपने जो एडमिटेड पेशेंट है उसमें सबसे पहले उसकी सर्कुलेशन को असेस कर लिए। अब अगर तो पेशेंट स्टेबल सर्कुलेशन वाला है उसको किस तरह से मैनेज करना, और कंपनसेटेड या हाइपोटेंसिव शॉक वाले को किस तरह से मैनेज करना, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सिनेरियो इज़ कि आपके पास ओपीडी में पेशेंट है या इमरजेंसी में, जो कि आप देखते हो कि आपको क्रिटिकल फेज़ के इंडिकेटर मिल रहे हैं कि मैसिव ड्रॉप्स इन प्लेटलेट्स है, ठीक है, ट्रांजिएंट राइज इन टीएलसी है और इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट है, या फिर आपको क्लिनिकल या लैब एविडेंस अल्ट्रासाउंड पे साइटिस मिल रही है। तो आपको पता चल गया कि पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में है। अब आपने इसको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं तो आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, वार्निंग साइंस में आपने एडमिट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपने वाइटल्स चेक करने हैं, अगर वाइटल्स ठीक है, लाइक पल्स प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट रेट है, पेरिफेरीज वार्म है, तो आपने एडमिट कर लिया क्रिटिकल फेज़ की लाइन पे। अब क्रिटिकल फेज़ में हमने बात की थी कि 1 to 2 डेज़ का है, तो आप सिर्फ 24 से 48 आवर्स आपने उसकी बॉडी को सपोर्ट करना है। तो आपने एमरजेंसी से एडमिशन डाल देना है। अब जो क्रिटिकल फेज़ वाला पेशेंट है, आइडियली तो बेहतर है कि आप इनको ना HDU में दाखिल कर लें, ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी का इशू हो तो वार्ड में। लेकिन जो शॉक वाला पेशेंट है वो आपने लाजमी ICU में ही एडमिट करना है, शॉक हमेशा ICU में मैनेज होगा। तो आपने जब पेशेंट का एडमिशन ज़रा आपने यहाँ से वाइटल्स करवाए, पेशेंट स्टेबल था, आपने एडमिट कर लिया। अब एडमिशन के वक्त आपने कौन सी लैब्स भिजवानी है, कौन सी लैब ज़रूरी है, किस तरह से हम इस केस को मैनेज करेंगे। तो आपने जो TTR लिखना है उसमें एक तो आपने ऑब्वियसली पेशेंट को बार बार फीवर या पेन की कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप प्रोवैस ऐड कर सकते हैं, प्रोवैस 1 ग्राम IV BD या फिर SOS में आप ऐड, TDS में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्रिटिकल फेज़ वाला पेशेंट एफिब्राइल होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने स्ट्रेस अल्सर्स के लिए आप इंजेक्शन राइजिक या कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 40 मिलीग्राम IV ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उल्टियाँ आ रही हो तो आप इंजेक्शन मैग्जालोन जो कि मेट्रोक्लोप्रामाइड की फॉर्म है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ओरल फॉर्म तो आपने इनकरेज करनी ही करनी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो ऊपर की चीज़ें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट कौन सा देना है, कितना देना है, कितने टाइम में देना है, किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से टाइट्रेट करना है, ये आर्ट है आपको। आपने उसको शॉक से बचाना है, उसका जो 1 से 2 डेज़ का क्रिटिकल फेज़ है उसमें सपोर्ट करना है और कॉम्प्लिकेशन से बचाते हुए घर पहुंचाना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा TTR हो गया। मेन हमने कहा था नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, नो रोल ऑफ स्टीरॉइड्स। तो बेसिकली एडमिशन पे एक तो आपका TTR लैब्स कौन सी जानी है,
लैब्स ऑब्वियसली पेशेंट की सीबीसी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने करवा के भेजने। आरएफटीज क्योंकि पेशेंट हमने कहा स्वेयर डेंगी में ऑर्गन फेलियर होता है। एलएफटीज क्योंकि हमने कहा था स्वेयर डेंगी में ऑर्गन फेलियर होता है। दूसरी बात है कि ट्रांसमाइनेसिस 1000 से ज़्यादा है तो वो भी स्वेयर डेंगी इंडिकेट करता है। ठीक है, साथ ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग लाजमी करवानी है क्योंकि पेशेंट किसी भी लम्हे ब्लीड कर सकता हो सकता है आपको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जो स्वेयर शॉक वाले पेशेंट हैं, जो शॉक वाले हैं, उनमें एडिशनली आप एबीजीज सीरम कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें भी करवाते हो जो कि हम शॉक में दे रहे हैं क्योंकि देर इज़ रिस्क ऑफ एसिडोसिस ड्यू टू शॉक, देर इज़ रिस्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, देर इज़ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो मेन है कि सीबीसी विद बेसलाइंस आपने कराई हैं। फ्लूइड टीटीआर में बड़ा अच्छा सा आपने जी, यहाँ पर आप रिसीव करते हैं तो आपने लाजमी लिखना है। एक और बात ये है कि अगर आपको क्रिटिकल फेस लग रहा है तो अल्ट्रासाउंड भी करवानी है अगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो डॉक्यूमेंट के पेशेंट को फ्यूजन है भी कि नहीं और पेशेंट को एसाइटिस है भी, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड चेस्ट भी आपने करवानी है। ठीक है, सो क्रिटिकल फेस की मैनेजमेंट, अगर शॉक नहीं है, वाइटल्स ठीक हैं, तो आपने पेशेंट को एडमिट कर दिया। प्रोवेस राइजिक मैक्सालोन आप लिख सकते हैं। फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अब हम सारा डिस्कस करेंगे। लैब्स में आपको थोड़ी सी बता दें कि सीबीसी विद बेसलाइन से ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग है और अल्ट्रासाउंड है इस स्टेज पे। फ्लूइड क्रिटिकल फेस विदाउट शॉक में फ्लूइड मैनेजमेंट किस तरह से करनी, कितना फ्लूइड देना है, कितने टाइम में देना है और किस तरह देना है और कौन सा देना है। तो हमने बात की थी कि जो क्रिटिकल फेज़ है उसमें बेसिकली जो मेन पैथोलॉजी है वो ये कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनसे बेसिकली जो फ्लूइड है वो लीक कर रहा है, जो आपका सारा फ्लूइड है वो या ब्लड है वो लीक कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है। ठीक है, ये पैथोलॉजी थी। और लीक कहाँ पे कर रहा है? लंग्स में जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो रही है और एब्डोमेन में जिसकी वजह से एसाइटिस हो रही है, ये सारी बात। तो फ्लूइड कितना देना है, इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो एक फार्मूला रिकमेंड करती हैं। वो कहती हैं कि फ्लूइड कोटा जो आपने कैलकुलेट करना है दैट इज़ मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस 5% फ्लूइड डेफिसिट आप कंसीडर करते हो। टेक्निकल टर्म्स में नहीं हम जाएंगे इसको, अगर बड़ा सिंपल करें तो जो मेंटेनेंस फ्लूइड है प्लस 50 ml पर केजी, 5% डेफिसिट का मतलब है कि 50 ml पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का वेट है 50 किलो तो 50 ml पर केजी बनता है 50 × 50 2500 ml, ये बन गया प्लस मेंटेनेंस। अब जो दूसरी बात गाइडलाइन कहती है वो ये कि 5% फ्लूइड डेफिसिट और मेंटेनेंस तो देना ही है, लेकिन मेंटेनेंस भी वेट पे डिपेंड कर रहा है और डेफिसिट भी वेट पे डिपेंड कर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर आपका पेशेंट का वेट एडल्ट्स में 50 kg से ज़्यादा है तो ये नहीं कि आप उसका 70 है तो आपने 50 ही कंसीडर करना है। मतलब मैक्सिमम अगर 50 या 50 से ज़्यादा जितना भी वेट है आपने 50 kg ही वेट कंसीडर करना है, रिगार्डलेस कि 70 है, 80 है, 200 है, 150 है, आपने 50 kg ही बॉडी वेट कंसीडर करना है। अगर उससे कम है तो वेट के मुताबिक निकाल लेंगे। तो अब फ्लूइड कोटा फिर कितना बनता है कि एवरेज 50 kg बंदे को हमने कितना फ्लूइड देना है। मेंटेनेंस फ्लूइड का फार्मूला जिनको नहीं आता मैं थोड़ा सा रिवाइज करा लेता हूँ। मेंटेनेंस फ्लूइड हम कहते हैं कि आपका जो पेशेंट का पहले 10 kg है वज़न के, लेकिन अगर पेशेंट 10 kg का जो पहले 10 kg है फॉर फर्स्ट 10 kg मेंटेनेंस फ्लूइड इज़ 100 ml पर kg। सो अगर पहले 10 kg का निकालो तो 100 × 10 1 लीटर बनता है पहले 10 kg के लिए मेंटेनेंस फ्लूइड। फिर जो बॉडी वेट है 10 kg से 20 kg वाला जो वेट है, जो सेकंड 10 kg हैं उनमें मेंटेनेंस फ्लूइड होता है 50 ml पर kg। तो जो ये वाले 10 kg हैं पहले 10 kg के लिए 1 लीटर, दूसरे 10 kg के लिए 10 × 50 500 ml, ये बन गया। उसके बाद गाइडलाइन कहते हैं कि उसके बाद हर kg के लिए फॉर ईच kg जो मेंटेनेंस फ्लूइड है दैट इज़ 20 ml फॉर ईच kg। तो अगर हम 50 ml कंसीडर कर रहे हैं तो पहले 10 kg के लिए 1 लीटर, अगले 10 kg के लिए 500 ml, तो 50 में से जो पहले 20 ml थे उसके लिए तो ये बन गया। जो बाकी पीछे बचे 30 kg, ठीक है, फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml पर kg के हिसाब से 1 लीटर, और जो अगले आपके पास 10 kg हैं 10 से 20 kg उनके लिए 50 ml पर kg के हिसाब से 500 ml। ठीक है, अब जो बाकी 20 kg तो हमने कैलकुलेट कर ली, जब उसके बाद हर kg का हमने कहा है
20 ml पर kg, तो बाकी 30 kg का अगर निकाल लो आप 20 इंटू 30 तो वो बनता है 600 ml। अब हमने कहा था कि हमने 50 kg का ही मैक्सिमम कंसीडर करना है, तो 50 या 50 से ज़्यादा जितना भी वज़न है उसका आपका मेंटेनेंस फ्लूइड बनेगा 600 + 500 + 1 लीटर 2100 ml। ठीक है, सो 2100 ml बनेगा अगर 50 या 50 kg से ज़्यादा कोई भी बनता है। बाकी जितना भी वेट है उसके हिसाब से, अगर 50 से कम है तो जितना वेट है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो मेंटेनेंस तो उसका बन गया, हमने जिस तरह कैलकुलेट किया 2100 उसका मेंटेनेंस बन गया, और डेफिसिट हमने कहा कि 50 ml पर kg है, और अगर 50 kg या 50 से ज़्यादा kg का तो 50 × 50 2500 ये बन गया। तो तकरीबन 4600 फ्लूइड बनता है अगर कोई 50 या 50 से ज़्यादा kg का बनता है। अगर उससे कम है तो उसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो 4600 ml आपने उसको फ्लूइड कोटा देना है। ये डिफ़ाइन हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं कि अगर भाई 50 kg से कम वाला कोई बंदा आ गया, फिर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट का वेट है 40 kg, ठीक है, 40 kg का अगर बंदा है तो हमने कहा था फ्लूइड कोटा इज इक्वल टू मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस 5% डेफिसिट, और 5% डेफिसिट हमने बात की थी कि 50 ml पर kg है, ठीक है, और मेंटेनेंस हमने निकालना था। तो अब इस पेशेंट का अगर आप निकाल लो तो पहले अगर डेफिसिट निकालें तो kg यहाँ पे कितने 40 kg है, तो इसका 50 × 40 बन गया 2000, तो इसका जो आपका डेफिसिट निकल रहा है वो 2000 बन रहा है। और इसका मेंटेनेंस अगर आपने निकालना है तो हमने बात की थी कि पहले 10 kg का तो 1 लीटर बनता है 100 ml के हिसाब से, 100 ml के हिसाब से पहले 10 kg का हमेशा 1 लीटर बनता है, और अगले 10 kg का हमने बात की थी कि 50 के हिसाब से हमेशा 500 ml बनता है। अब इस केस में अगर 40 kg का तो पीछे 20 kg बचे, तो उसके बाद हमने कहा था हर kg का जो होता है 20 से 40 kg में हर kg का कितना होगा, जो कि 20 kg बनता है 20, तो 400 ये बन गया। तब इस पेशेंट का निकाल लो 1 लीटर प्लस 500 प्लस 400 1900, तो इसका फ्लूइड कोटा बनेगा 3900। इस तरह आप फ्लूइड निकालते हो कि कितना देना है। 50 kg वाले का बना था 4600, इसका बने 3900। तो ये आपने निकाल लिए फ्लूइड कोटा आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था कि अगर शॉक नहीं तो पेशेंट को आपने एडमिट किया, मेन मैनेजमेंट है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड कोटा कैलकुलेट किस तरह से करना है वो मैंने आपको सिखा दिए कि फ्लूइड कोटा में है मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस 5% फ्लूइड डेफिसिट, ठीक है। सो बेस्ड ऑन वेट, अगर लेस देन 50 kg है तो आपने वेट यूज़ करना है, अगर मोर देन 50 है तो आपने 50 ही यूज़ करना है, ठीक है क्या मेंटेनेंस प्लस 5% डेफिसिट। तो मेंटेनेंस फ्लूइड निकालना है प्लस 5% ऑफ बॉडी वेट, तो ये आपने निकाल लिया। मेंटेनेंस के फॉर फर्स्ट 10 kg 100 ml 1000 बनता है, फॉर सेकंड 10 kg 500 बनता है, और रिमेनिंग 30 kg का 600 बनता है, तो ये 2100 बन गया। और 5% डेफिसिट 50 × 50 तो 4600 बनता है 50 या 50 kg से ज़्यादा वजन वाले का। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइड तो आपने बेटा निकाल लिए कि कितना देना है। अब फ्लूइड देना किस तरह है और कितने टाइम में देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फ्लूइड कितना देना है और कितने टाइम में देना है और कौन सा देना है, ठीक है। तो अगर तो आपका जो पेशेंट था, जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि आपका पेशेंट जो है वो क्रिटिकल फेज़ में है विदाउट शॉक, क्रिटिकल फेज़ में है लेकिन अभी तक शॉक डेवलप नहीं हुआ, फ्लूइड कोटा हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि आपने फ्लूइड कोटा किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब अगला इंपॉर्टेंट बात है कि देना कौन सा है। तो ये वाले पेशेंट अभी शॉक में नहीं गए हुए, ठीक है, विदाउट शॉक है, तो गाइडलाइंस कहती हैं कि आप 0.9% नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं और रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं। ये क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है, 0.9% नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं या फिर रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ओरली इनकरेज करना है, ठीक है, ओरली आपने इनकरेज करना है। फ्लूइड कोटा आपने निकाल लिया है, ओरली भी इसका डॉक्यूमेंट करना है कितना ले रहा है वो, और बाकी आपने क्रिस्टलॉइड्स की फॉर्म में देना है। देना कितने घंटे में, अगर तो शॉक डेवलप नहीं हुआ तो क्रिटिकल फेज हमने कहा था 1 से 2 दिन का, तो हमने 48 आवर्स में देना है। 48 आवर्स में आपने फ्लूइड कोटा देना है जो कि क्रिस्टलॉइड्स और ओरल फ्लूइड की मदद से पूरा करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फ्लूइड कोटा अगर 50 kg का तो आपने तकरीबन उसे 4.5 लीटर देना है। देना कितना है, 48 घंटे में। देना कौन सा है, नॉर्मल सलाइन, रिंगर और ओरल।
तो अब बेसिकली हम करते क्या है, हम करते यूजुअली ये होते हैं, अगर शॉक नहीं है तो हम गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने स्टार्ट करना है 2 से 3 ml पर केजी से और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना हर 2 से 4 घंटे बाद। अब होता ही है कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो एक तो आप उसकी फोलिस करवाते हो क्योंकि यूरिन आउटपुट, और उसके 1 आवरली वाइटल्स कराते हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये बेसिकली आपको गाइड कर रहा होगा कि आपने उसको वाइटली शॉक में तो नहीं जा रहा, आपने शॉक से बचाना है बेसिकली। तो फोलिस में यूरिन आउटपुट आना चाहिए हर सूरत 0.5 ml पर केजी से ज़्यादा। लाइक अगर 50 केजी का तो 0.5 इंटू 50 ml, 25 ml हर घंटे में यूरिन आउटपुट मिनिमम आना चाहिए, इससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट रखना है। दूसरी बात यह कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, पल्स प्रेशर उसका 30 से 40 रहना चाहिए, हार्ट रेट उसका 120 से कम रहना चाहिए। तो इसका मतलब आप पेशेंट को शॉक से बचा रहे हो। अब टाइट्रेट कैसे करना है कि आपने 2 से 3 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो ये कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल हो जाती हैं इस तरह। तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ओरली भी करते हैं और हम 50 ml के हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि 50 ml पर आवर के हिसाब से आपने नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर ऐड कर दिया। अब जब आपने 50 ml पर आवर के हिसाब से फ्लूइड स्टार्ट किए तो साथ आवरली आप क्या कर रहे हो, उसका यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और वाइटल्स मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि पेशेंट ओवरलोड में ना जाए, तो हर 2 से 3 घंटे बाद उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है कि आया के फाइन क्रैप्स तो नहीं आ रहे, जेवीपी तो नहीं डिस्टेंडेड होगी, जगलर नेक वेन तो नहीं डिस्टेंडेड हो गई, चेस्ट में फाइन क्रैप्स तो नहीं आ रहे, फेस तो नहीं पफी हो गया। तो साथ साथ आपने ओवरलोड के लिए भी देखना है, वाइटल स्टेबल रखने हैं, ओवरलोड के लिए भी देखना है और 50 ml पर आवर के हिसाब से चला देना है। अगर फॉर एग्जांपल चीज़ें नहीं मेंटेन हो रही तो आपने 2 से 4 घंटे बाद फ्लूइड को बढ़ा के 2 to 3 ml से आपने 3 to 5 ml कर देना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं 100 ml पर केजी या 70 ml पर केजी, फिर मज़ीद बढ़ा के 150 ml पर केजी। तो यहाँ जहाँ पे आपके वाइटल सेट हो गए वहाँ पे आपने पेशेंट का फ्लूइड रोक देना और उतने पे इन्फ्यूजन चलाई रखनी है। तो ये बेसिकली विदाउट शॉक की मैनेजमेंट है। मोनीटर आप क्या क्या कर रहे हो, आप उसका यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मोनीटर कर रहे हो। एक और बात ये कि आपने हर 6 घंटे बाद, 4 से 6 घंटे बाद आपने उसकी CBC करानी है और हीमेटोक्रिट पे नज़र रखनी है। हीमेटोक्रिट पेशेंट का राइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हीमेटोक्रिट क्या इंडिकेट करे कि फ्लूइड लीक कर रहा है और जो ब्लड है वो कंसनट्रेट हो रहा है, तो हीमेटोक्रिट भर रहा है। तो इसलिए आपने फ्लूइड को इस तरह से मैनेज करना है। सो क्रिटिकल फेस विदाउट शॉक में मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड किस तरह से कैलकुलेट करना है। मेंटेनेंस प्लस 5% डेफिसिट है। टाइम फ्रेम क्या है, 24 घंटे, 48 घंटे में देना है विदाउट शॉक। देना कौन सा, ओरल फ्लूइड्स देने हैं, रिंगर और नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। किस तरह से चलाना है ये भी मैंने आपको बता दिया, मोनीटर किस तरह से करना है ये भी बता दिए। 48 घंटे में पेशेंट क्रिटिकल फेज से बाहर हो जाएगा। तो मीनवाइल आपने हमेशा साथ साथ देखते जाना है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट की वजह से कि शॉक में तो नहीं जा रहा, डेली उसके बेसलाइंस जाएंगी। और दूसरी बात आपने देखना कि ओवरलोड में तो नहीं जा रहा। तो ये दोनों चीज़ें आपने साथ साथ मॉनिटर करनी है। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज क्रिटिकल फेज विदाउट शॉक। ठीक है, फ्लूइड कोटा कैलकुलेट किया, कौन सा फ्लूइड देना है ये भी मैंने आपको बता दिया, मॉनिटर किस तरह करना है, वाइटल्स करने हैं, फ्लूइड बैलेंस मतलब यूरिन इनपुट आउटपुट और हीमेटोक्रिट। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना है 50 ml पर आवर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। टारगेट आपके अचीव होने चाहिए कि यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी से ज़्यादा, पल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल और पल्स प्रेशराइज करने से बचाना है। अगर शॉक डेवलप हो जाए तो फिर पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड सिनेरियो है हमारे पास वो ये है कि पेशेंट हमारे पास शॉक में आए। ठीक है, शॉक में मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि कंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड शॉक के फीचर्स। तो अब सबसे पहले तो आपने असेस करना है कि आया कि कंपनसेटेड शॉक है कि डीकंपनसेटेड शॉक है। कंपनसेटेड शॉक में हमने कहा था कि क्योंकि शॉक कंपनसेट हो रहा है तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन जो पल्स प्रेशर है वो आपका नैरो डाउन हो रहा है। तो यूजुअली 20 से 25 या 30 पल्स प्रेशर होगा। ठीक है, दूसरी बात क्योंकि कंपनसेटेड है तो कंपनसेशन की वजह से हार्ट रेट पेशेंट का इंक्रीज्ड होगा, यूरिन आउटपुट वो डिक्रीज्ड होगा क्योंकि रन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाटर कंजर्व कर रहा है। तो यूरिन आउटपुट आपका 0.5 ml पर केजी से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि बनता है कि 25 ml पर आवर। ठीक है, 0.5 ml पर केजी पर आवर से
यूरिन आउटपुट इतना होगा। दूसरी बात है कि जो उसकी कैपिलरी रीफिल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया हुआ है, जो पेरीफ्रीज है वो आपको कूल मिल रही हैं। तो ये सिनेरियो बनता है कंपनसेटेड शॉक का। जो डीकम्पनसेटेड शॉक है उसमें तो ज़ाहिर है क्योंकि डीकम्पनसेट कर गया तो बीपी फॉल कर गया है, या पेशेंट बीपी लेस पल्स लेस भी हो सकता है, बीपी लेस पल्स लेस हो सकता है। जो पल्स प्रेशर है वो उसका लेस देन 20 है, ये हॉल मार्क है कि पल्स प्रेशर लेस देन 20 है। कंपनसेटेड में पल्स वीक थी, इसमें पल्स अनडिटेक्टेबल भी हो सकती है। ठीक है, यूरिन आउटपुट आपका बिल्कुल नहीं आ रहा, लेस देन 0.5 ml पर kg, किडनी शटडाउन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया टेकिपनी है, पेरीफ्रीज वो कोल्ड हो गई हैं, बिल्कुल मोटर्ड हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड में मेन आपको पल्स प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, यूरिन आउटपुट इंडिकेट कर रहा है, हार्ट रेट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर पेशेंट कंपनसेटेड शॉक में है, कंपनसेटेड शॉक के मैंने क्राइटेरियाज आपको बता दी कि पल्स प्रेशर जो है वो स्क्वीज़ कर रहा है 20 से 25% के दरमियान है, हार्ट रेट इंक्रीज है, यूरिन आउटपुट फॉल कर रहा है। तो ऐसा पेशेंट जब आपके पास एमरजेंसी में आता है तो कंपनसेटेड की अब जो मैनेजमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनसेटेड में आप क्या कहते हैं कि हमेशा शॉक में नॉर्मल सलाइन फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। तो ऐसे पेशेंट को आपने 10 ml पर kg के हिसाब से, जो कि 50 या 50 ईयर से ज़्यादा वाला है तो 10 ml के हिसाब से बनता है 500। तो हम 500 ml नॉर्मल सलाइन का बोलस दे देते हैं इन 1 आवर। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर कंपनसेटेड शॉक है कि अभी चीज़ें पल्स प्रेशर 20 से 30 के दरमियान है लेकिन पेशेंट बिल्कुल बीपी लेस पल्स लेस नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर आ रहा है, कंपनसेटेड है, तो आपने 500 ml नॉर्मल सलाइन का बोलस दे देना इन 1 आवर। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि आया कि पेशेंट इम्प्रूव किया है कि नहीं किया। तो इम्प्रूवमेंट के क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट के क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट का पल्स प्रेशर हो जाए ग्रेटर दैन 25, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यूरिन आउटपुट उसका हो जाए ग्रेटर दैन 0.5 ml पर kg पर आवर, ये है। और तीसरा ये कि उसकी जो पेरीफ्रीज थी, जो उसकी हाथ पाँव है वो वार्म हो जाए। तो अगर तो पेशेंट इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, अगर आपने 5 ml नॉर्मल सलाइन का बोलस लगाया है और पेशेंट इम्प्रूव हो गया है, इसका मतलब कि पल्स प्रेशर 25 से ज़्यादा हो गया है, यूरिन आउटपुट आना शुरू हो गया, पेरीफ्रीज वार्म हो गई हैं, तो इस स्टेज पे फिर आपने बोलस को कंसीडर नहीं करना, फ्लूइड कोटा में से बोलस को निकाल देना है। बोलस फ्लूइड कोटा में इंक्लूड नहीं होगा। जो बाकी फ्लूइड कोटा मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था लीकेज का, वो वाला फ्लूइड कोटा अब आपने देना स्टार्ट कर देना है, और बिल्कुल उसी तरह मैनेजमेंट होगी जिस तरह मैंने आपको सिखाई थी कि आपने उस तरह से मॉनिटर करना है, एडमिट करना है। फ्लूइड 5% डेफिसिट प्लस मेंटेनेंस देना है, क्योंकि शॉक में आया तो देना 24 आवर्स में है, देना 24 आवर्स में, ये फ़र्क है, और नॉर्मल सलाइन प्रेफर करना, ये फ़र्क है। ठीक है, दूसरा फ़र्क ये है कि उसमें हम स्टार्ट करते थे 50 ml पर kg से, इसमें आपने स्टार्ट करना है 10 ml पर kg पर आवर। हमने कहा था 50 ml पर आवर था, जो कि 2 to 3 ml पर आवर बनता था। इसमें आपने, अगर आप आसान लैंग्वेज में को, इसमें आपने फ्लूइड स्टार्ट ही 100 से 150 ml पर आवर से करना है, और फिर अगेन यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ओवरलोड के साइंस देखते हुए फ्लूइड को टाइट्रेट करता जाना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें कम करना है। उसमें हम 50 ml से स्टार्ट करवाते थे पर आवर और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते थे। इसमें 100 150 से स्टार्ट करवा के आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, जब पेशेंट बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता उसका पल्स प्रेशर देखना है, यूरिन आउटपुट देखना है। तो ये मैनेजमेंट है कि कंपनसेटेड शॉक में अगर है तो 500 ml का बोलस दी, अगर इंप्रूव हो गया, इंप्रूवमेंट का क्राइटेरिया था कि पल्स प्रेशर 25 से ज़्यादा हो गया, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा हो गया, या फिर पेरीफ्रीज वार्म हो गई। ठीक है, तो फिर आपने फ्लूइड कोटा उसका स्टार्ट करना है, उसी तरह आपने वार्ड में एडमिट करना है, उसी तरह से आपने पेशेंट को मॉनिटर। लेकिन व्हाट इफ़ आपने कंपनसेटेड पेशेंट को बोलस दिया था 500 ml का 1 आवर में। दूसरा सिनेरियो ये कि पेशेंट इम्प्रूव नहीं किया, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हुई, अगर नो इम्प्रूवमेंट, तो एक और बोलस देना है 500 ml का। ठीक है, एक और बोलस दे देना आपने 500 नॉर्मल सलाइन का इन 1 आवर, जो कि हमने कहा था 10 ml पर kg के हिसाब से है। तो कंपनसेटेड शॉक की ये मैनेजमेंट है। तो आपने एक और बोलस दे देना है। अगर एक और बोलस पे भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर आगे क्या करना है वो वाला स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर तो इस पर भी रिस्पॉन्स कर जाता है, जैसे ही रिस्पॉन्स करता है, पल्स प्रेशर 25 से ज़्यादा, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा, पेरीफ्रीज वार्म,
तो फिर आपने स्टैंडर्ड अपना फ्लूइड कोटा देना स्टार्ट कर देना है। ड्यूरिंग शॉक मोनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग शॉक आपने वाइटल्स मोनिटर करने हैं। जो ड्यूरिंग शॉक मोनिटरिंग है वो ये कि वाइटल्स आपने मोनिटर करने हैं 15 मिनट्स के हिसाब से, और हर फ्लूइड बोलस के बाद आपने CBC भिजवानी है और आपने हिमेटोक्रिट देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्यूरिंग शॉक आपने 15 मिनट्स में यूरिन आउटपुट, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स, चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो ये था कि कंपनसेटेड शॉक को हमने मैनेज कर लिया। अगर 2 बोलस के बाद भी नहीं मेंटेन करता तो फिर आपने क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ज़रा डीकम्पनसेटेड शॉक का भी बता दूँ कि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं। डीकम्पनसेटेड शॉक का मतलब है कि पेशेंट BP लेस, पल्सलेस भी हो सकता है, या उसका जो पल्स प्रेशर है वो 50 से ज़्यादा, पल्स प्रेशर उसका 20 से नैरो डाउन हुआ है, कोल्ड मोटल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हैं, कैपिलरी रीफिल प्रोलॉन्ग्ड है। अब ऐसे पेशेंट को आपने वहाँ पे आप 10 ml पर kg का बोलस लगवा रहे थे, यहाँ पे आपने 20 ml पर kg का बोलस लगवा देना है, जो कि अगर 500 का अगर 50 kg का बंदा है तो 20 ml 1 लीटर का नॉर्मल सलाइन का बोलस देना है एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी फ्लूइड आप रश कर सको आपने रश करना है। ठीक है, फ्लूइड रश करना है। अगर तो पेशेंट फ्लूइड रश आपने किया, बोलस लगवाया, और उसके बाद आपने 1 लीटर का भी बोलस लग गया, ठीक है, उसके बाद देखना है अगर तो इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया वही है कि पल्स प्रेशर 25 से ज़्यादा हो जाए, यूरिन आउटपुट 0.5 ml से ज़्यादा हो जाए, और पेरीफ्रीज वार्म हो जाए। अगर तो इम्प्रूवमेंट हो गई तो अगेन इसकी वही मैनेजमेंट है जो हमने बताई थी कि इम्प्रूवमेंट वाला ट्राइएड शुरू हो जाएगा कि आपने फ्लूइड शुरू करवाना है 100 से 150 ml पर आवर के हिसाब से। ठीक है, और जो है पेशेंट को एडमिट कर लेना है और उसकी सारी लैब्स भिजवानी है, और जिस तरह हम उसमें मॉनिटर करते थे कि लैब्स में आपने CBC, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग लाजमी करानी क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉक वाले पेशेंट में आपने ABGs और कैल्शियम भी भिजवाना है, और BSR भी चेक करानी, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली सारी लैब्स करवानी है। अब ये तो दोनों सिनेरियोस थे कि हमने बोलस लगाया, कंपनसेटेड में हमने 500 ml का एक बोलस दिया, देखा इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो एक और 500 का बोलस लगाया। तो इस तरह से हमने 1 लीटर दिया, और डीकम्पनसेटेड में हमने डायरेक्ट ही 1 लीटर दिया। अगर तो इंप्रूवमेंट आ गई तो मैंने आगे वाली सारी मैनेजमेंट आपको सिखा दी है। शॉक में मैंने बताया कि 15 मिनट्स मॉनिटरिंग करनी है, हर बोलस के बाद हिमेटोक्रिट लगाना है। अगर इन दोनों सिनेरियो में 1-1 लीटर फ्लूइड लग चुका है, अगर 1-1 लीटर फ्लूइड के बावजूद पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता, नॉन रिस्पॉन्सिव शॉक है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अगला स्टेप क्या होगा। डीकम्पनसेटेड में आपने डायरेक्ट 1 लीटर लगा दिया है एज क्विकली एज पॉसिबल, और जो है कंपनसेटेड में आपने 5 मिनट करके लगाया। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आपने फ्लूइड मैनेजमेंट कंटिन्यू करनी है और उसका हिमेटोक्रिट भिजवाना है। ठीक है, हिमेटोक्रिट भिजवाना है। अब आगे हिमेटोक्रिट हमें गाइड करेगा कि हमने किस तरह से इस केस को लेके चलना है। तो हिमेटोक्रिट आपको बेसिकली गाइड कर रहा होगा नॉन रिस्पॉन्सिव शॉक में। हमारे पास अब 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो बनता है कि आपकी ब्लड वेसल्स में से आप फ्लूइड दे रहे हो, वो लीक करता जा रहा है। ठीक है, अगर तो फ्लूइड लीक करता जा रहा है तो हमने बात की थी कि जब फ्लूइड लीक करेगा तो हिमेटोक्रिट राइज़ करता है। ठीक है, राइज़ हिमेटोक्रिट किस तरह से करता है कि अगर ये आपकी ब्लड वेसल है तो हमने कहा था हिमेटोक्रिट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेल्स। तो नॉर्मली हमने कहा था कि अगर ये 40% कह लो, अगर हम कहते हैं कि 40% सेल्स ने कंट्रीब्यूट किया है और 60% अगर फ्लूइड है, तो अगर फ्लूइड लीक करता जा रहा है तो क्या हो रहा है कि फ्लूइड की प्रोपोर्शन कम हो रही है, तो रिलेटिवली सेल्स की प्रोपोर्शन बढ़ रही है, इसकी वजह से हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है। तो एक तो सिनेरियो ये है कि आपके पास हिमेटोक्रिट या तो हिमेटोक्रिट बढ़ है या फिर हिमेटोक्रिट नॉर्मल है, या फिर हिमेटोक्रिट कम हो रहा है लेकिन लेस देन 10 पॉइंट्स डिस्पाइट बोलेसिस। ठीक है, हिमेटोक्रिट कम हुआ है लेकिन लेस देन 10%। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि हमने कहा था कि इन पेशेंट्स में मैसिव ड्रॉप ऑफ प्लेटलेट्स होता है। जब प्लेटलेट्स कम है तो पेशेंट ब्लीड कर रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो ब्लीडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये ब्लड वेसल है तो ब्लीडिंग में क्या होगा, ब्लीडिंग में ब्लड लॉस करेगा रिगार्डलेस कि आपके फ्लूइड भी लॉस करें और आपके सेल्स भी सारे गिर रहे हैं। तो जब सेल्स भी आपके गिरते हैं तो रिलेटिवली
एक तो सेल्स आपके ब्लड वेसल से एस्केप कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ब्लड सेल्स लॉस हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने फ्लूइड दिया है, फ्लूइड से आपने हाइड्रेट किया है, तो आपने तो फ्लूइड दिया, सेल्स तो आपने दिए नहीं, लेकिन लॉस तो आपका सेल्स और फ्लूइड दोनों हो रहा है। तो रिलेटिवली जो आपका प्लाज्मा है वो बढ़ेगा और सेल्स की प्रोपोर्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट जो प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूटेड सेल्स विल डिक्रीज। तो अगर तो आपका हिमेटोक्रिट डिक्रीज कर रहा है, दूसरा सिनेरियो है हिमेटोक्रिट डिक्रीज कर रहा है और ग्रेटर देन 10% पॉइंट्स डिक्रीज कर रहा है, तो अब ये इंडिकेट करता है ब्लीड को। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड और सेल्स दोनों लॉस हो, लेकिन आप फ्लूइड दे रहे थे, तो इसलिए हिमेटोक्रिट आपका डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज अगर 10 से ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है तो इट इंडिकेट्स ब्लीडिंग। तो अगर तो नॉन रिस्पॉन्सिव शॉक है, आप 1 लीटर का बोलस दे चुके और हिमेटोक्रिट 10 पॉइंट से ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब थी ब्लीडिंग हुई है, और इस पेशेंट को आपने क्या करना है, आप पैक्ड सेल या फिर होल ब्लड लगवाना है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आपने पैक्ड सेल या फिर होल ब्लड लगवाना है। दूसरा सिनेरियो था कि फ्लूइड लीक कर रहा है, जब लीक कर रहा है तो हमने कहा था हिमेटोक्रिट इंक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है या फिर लेस देन 10 पॉइंट्स डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में आपने दोबारा फ्लूइड बोलस एक और दे देना है 500 ml का। ठीक है, तो अब आपने दो सिनेरियोस हिमेटोक्रिट पे, अगर तो हिमेटोक्रिट डिक्रीज कर रहा है, किसका मतलब है ब्लीड हो रहा है, और 10 पॉइंट से ज़्यादा, तो आपने पैक सेल और होल ब्लड वाला पैकेज स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका हिमेटोक्रिट इंक्रीज कर रहा है, नॉर्मल है या फिर लेस देन 10 डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब लीकेज है, तो आपने फ्लूइड बोलस लगवाना है। अगर इस पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, अगर स्टिल इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो फिर आपने जाना है फॉर कोलोइड्स। अब आपने देने हैं कोलोइड्स। अब कोलोइड्स क्या होते हैं, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक हिमेटसिल की ऑप्शन होती है और एक हमारे पास डेक्स्ट्रॉन 40 होता है। अब कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स बेसिकली वो फ्लूइड्स हैं कि अगर आपने कोलोइड्स दिए तो ये लार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स स्केप नहीं करते नो मैटर व्हाट। तो अगर एंडोथीलियल डैमेज है कि पिल्ली लीकेज है, लेकिन ये लार्ज पार्टिकल्स फिर भी लीक नहीं करेंगे, तो ये सारा का सारा ब्लड में जाएंगे और ब्लड का प्रेशर बढ़ा देंगे, पल्स प्रेशर बेहतर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका नुकसान क्या है कि ये ब्लड में ही रहेंगे, तो अगर आपने ज़्यादा कोलोइड दे दिया तो ये ब्लड का प्रेशर ज़्यादा करके ओवरलोड में आपके हार्ट पे भी लोड पड़ेगा, इसलिए कोलोइड्स आपने देने हैं। कोलोइड्स कितने देने हैं, 10 ml पर kg इन 1 आवर। तो अगेन अगर 50 kg का बंदा तो 15 × 10 आपने 500 ml हिमेटसिल लगवाना है 1 घंटे में, और आपने साथ ओवरलोड के लिए लाजमी देखते जाना, वाइटल्स भी देखने के इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ओवरलोड के लिए भी देखना, आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है, फेशियल पफिनेस देखनी है। तो कोलोइड्स का एक और फ़ायदा होगा, कोलोइड्स हमने कहा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल को छोड़ते नहीं है, लीक नहीं कर सकते। ठीक है, एक और ये काम करेंगे कि तो आपका जो फ्लूइड लीक हुआ हुआ है ना पेरिटोनियम में, आपका फ्लूइड जो लीक हुआ है इस जो आपका पेरिटोनियल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में, तो कोलोइड क्योंकि लार्ज पार्टिकल हैं तो ये सल्यूट कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कर देंगे। तो हमने बात की थी कि वाटर ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स हाई सल्यूट कंसनट्रेशन, तो ये क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड स्पेसिंग हुई थी प्लूरल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड लीक किया हुआ था, वो भी दोबारा मूव करेगा टुवर्ड्स हाई सल्यूट कंसनट्रेशन, तो वो भी आपका ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 500 ml कोलोइड देते हैं तो ये यूरिन में 620 ml निकलेगा, तो ये आपकी एसाइटिस को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी थर्ड स्पेसिंग को भी इम्प्रूव करेगा, आपके प्रेशर्स भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये कोलोइड का रोल है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये आपके ब्लड में रहता है, तो आप पेशेंट ओवरलोड में जा सकते हैं। तो आपने उसके बाद क्या ट्राई किया, कोलोइड ट्राई किए। कोलोइड्स आप बेसिकली कोलोइड्स आप 24 घंटे में गाइडलाइंस कहती हैं आप 3 से ज़्यादा कोलोइड्स का शॉट नहीं दे सकते। ये एक शॉट था 500 ml का इन 1 आवर, 10 ml पर kg के हिसाब से दिया आपने इन 1 आवर, 500 ml का एक, तो कोलोइड आपने 3 से ज़्यादा शॉट्स नहीं देने। अगर कोलोइड से भी इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आपने गेन हिमेटोक्रिट चेक करना है। अगर हिमेटोक्रिट फॉल कर रहा है 10 पॉइंट से ज़्यादा, तो हमने कहा था हिमेटोक्रिट फॉल का मतलब ब्लीड कर रहा है, दोबारा पैक्ड सेल या ब्लड लगवाना है। अगर हिमेटोक्रिट इंक्रीज कर रहा है, नॉर्मल है, यहाँ लेस देन 10 पॉइंट्स जो है वो फॉल कर रहा है, तो आपने कोलोइड्स का शॉट लगा लिया। अब उसको लेबल करके रिफ्रैक्टरी शॉक, ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी शॉक है,
तो कोलोइड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह से कोलोइड्स देने हैं, क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है और इसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर उससे भी मेंटेन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्टरी शॉक है, तो फिर आपने पेशेंट को फ्लूइड मैनेजमेंट कंटिन्यू रखते हुए आपने उसके BSR, ABGs और कैल्शियम भी भिजवा देना है, क्योंकि और साथ ब्लीड के लिए भी देखना है। तो फिर आप एंड रिजॉर्ट्स में आप क्या करते हो कि आप इंप्रूवमेंट के वही क्राइटेरिया के पल्स प्रेशर 25 से ज़्यादा हो जाए, यूरिन आउटपुट आना स्टार्ट हो जाए, पेरिफेरल फॉर्म हो जाए, तो ब्लीड के लिए आप पैक्ड सेल लगाते हो। पैक्ड सेल आपने लगाने होते हैं 5 ml पर केजी के हिसाब से, होल ब्लड आप लगाते हो 10 ml पर केजी के हिसाब से। अगर BSR कम है तो डेक्सट्रोज दोगे 10% डेक्सट्रोज वाटर। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है तो मैक्सिमम आप 10 ml ऑफ बायकार्ब दे सकते हो इन 10 ml नॉर्मल सलाइन स्लो IV। ठीक है, और अगर कैल्शियम कम आ रहा है तो 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये आपने बाकी आप हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लीड और हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट जिस तरह हम करते हैं तो ये करें। तो आपने ये लैब्स आपने लाजमी भिजवानी है। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि आपने किस तरह पता करना है कि कंपनसेटेड है, डीकंपनसेटेड शॉक है, किस तरह से बोलेसिस देने हैं, बोलेसिस के दौरान किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से आपने हेमाटोक्रिट भिजवाना है हर बोलस के बाद। और ये जो शॉक वाले पेशेंट है इसमें आपने हर 2 से 4 घंटे बाद CBC करवाने और हेमाटोक्रिट पे नज़र रखनी है। अगर 1000 ml के बोलस के बाद आपने हेमाटोक्रिट देखना है राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है। अगर फॉल कर रहा है और 10 पॉइंट से ज़्यादा कर रहा है तो ब्लीड कर रहा है, फिर ब्लड लगवाना है। अगर फॉल कर रहा है हेमाटोक्रिट या फिर नॉर्मल है या फिर लेस देन 10 जो है अगर लेस देन 10 पॉइंट्स फॉल कर रहा है, नॉर्मल है या इंक्रीज कर रहा है तो हमने कहा था लीकेज है, तो उसमें फिर कोलोइड लगाना है। कोलोइड किस तरह से लगाना है, किस तरह से मॉनिटर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इंप्रूव नहीं करता तो रिफ्रैक्टरी शॉक में क्या क्या चीज़ें भिजवानी है और उनको किस तरह से मैनेज करना है। हाइपोकैल्सीमिया विद 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाइपोग्लाइसीमिया विद 10% डेक्सट्रोज वाटर। और अगर एसिडोसिस आ रहा है तो उसमें आपने बाइकार्बोनेट लगवाना है। मैक्सिमम डोज उसकी 10 ml है, वैसे 1 ml पर केजी के हिसाब से, तो 10 ml इन 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन स्लो IV। ठीक है, तो ये नॉन रिस्पॉन्सिव शॉक को और रिफ्रैक्टरी शॉक और सारी मैंने मैनेजमेंट सिखा दी है आपको। कोलोइड्स की और क्या इंडिकेशंस बनती हैं, एक तो हमने बात की कि कोलोइड्स की इंडिकेशन है, एक तो हमने बात की कि कोलोइड्स की इंडिकेशन बनती है कि आपने बोलसिस लगवा दी हैं 1500 ml के 3 बोलस लगवा दिए, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करा तो कोलोइड लगवा दो, पहली इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन है कि आपने पूरा का पूरा फ्लूइड कोटा दे दिया पेशेंट को, जो कि था 5% डेफिसिट प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड। आपने पूरा का पूरा फ्लूइड कोटा दे दिया लेकिन अभी भी पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप फ्लूइड कोटा तो देते जा रहे हो लेकिन वो सारा थर्ड स्पेसिंग में जाता जा रहा है। तो अगेन आप कोलोइड दोगे, वो थर्ड स्पेसिंग से भी फ्लूइड निकाल लेगा और प्रेशर्स भी मेंटेन कर लेगा। तो दूसरी इंडिकेशन है कि फ्लूइड कोटे के बावजूद अगर वाइटल स्टेबल नहीं हो रहे तो आप दे सकते हो। तीसरी जो इंडिकेशन आपकी बनती है कोलोइड्स की वो ये है कि पेशेंट ओवरलोड में, अगर पेशेंट ओवरलोड में है तो उसमें भी आप फ्लूइड देते जा रहे हो, वो लीक करता है तो कोलोइड दे दो। कोलोइड क्या करेगा कि सारी थर्ड स्पेसिंग से फ्लूइड निकाल के यूरिन में निकाल देगा। तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फ्लूइड रिससिटेशन किससे करनी है, आपने नॉर्मल सलाइन से करनी है। कोलोइड्स आपके पास के हैं डेक्सट्रान 40 और हम यहाँ पे यूजुअली हेमेटसिल यूज़ करते हैं। बोलसिस को आपने कोटे से लैदा रखना है, उसको कोटा में काउंट नहीं करना। ये मैंने बताया कि आपने इंडिकेशंस ऑफ कोलोइड के हैं कि बोलसिस से मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर शॉक डेवलप हो रहा है डिस्पाइट आपने पूरा कोटा दे दिया या फिर ओवरलोड के साथ शॉक है। 10 ml पर केजी ओवर 1 आवर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कितने शॉट्स दे सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 डोजेज ऑफ डेक्सट्रॉन 14 24 आवर्स। ठीक है, रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर मच लॉन्ग। मॉनिटर किस तरह से करना है शॉक के दरम्यान में ये भी मैं बता दी, 15 मिनट्स आपने करना है और हर 2 से 4 घंटे बाद CBC भिजवानी है। रिफ्रैक्टरी शॉक में मैंने आपको बताया कि ब्लड लॉस कंसीडर करो, BSR, हाइपोकैल्सीमिया, एसिडोसिस, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बायकार्ब देना, ग्लूकोज देना और हाइपोकैल्सीमिया को मैनेज करना। तो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आपने इन कंडीशंस को मैनेज करना है। तो ये बेसिकली मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से आपने बोलसिस लगवाने हैं, कौन सी लैब भिजवानी है, किस तरह से आपने रीअसेस करना है और किस तरह से आपने नॉन रिस्पॉन्सिव रिफ्रैक्टरी शॉक को मैनेज करना है। मैं आपको 3 केस सिनेरियोज दूंगा जिसकी बेस पे बेसिकली हम असेस करेंगे कि आपने कितना सीखा। फर्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो, पेशेंट आपके पास आए रेस्टलेस है, आपने उसके वाइटल्स चेक किए, वाइटल्स में हार्ट रेट इंक्रीज है, वीक पल्स है, फील ही नहीं हो रही, पल्स प्रेशर लेस देन 20 है,
स्किन कोल्ड है, यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर और हेमाटोक्रिट इंक्रीज कर रहा है। तो अब सोचें ये क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि पल्स प्रेशर अगर लेस देन 20 है, वीक पल्स है, यूरिन आउटपुट फॉल कर गया है, तो ये तो बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि पेशेंट को शॉक है। ये हमने स्पेसिफाई कर लिया कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग शॉक। अब शॉक के साथ आपको सिखाना ये कि अगली चीज़ आपने देखनी है कि हिमेटोक्रिट इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। अगर तो हिमेटोक्रिट इंक्रीज़ कर रहा था, जो कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड लीक करेगा, तो फ्लूइड कम हो जाएगा, सेल्स उतने रहेंगे। तो हिमेटोक्रिट इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट लीकेज की वजह से शॉक में जा रहा है। तो आपकी असेसमेंट क्या हुई? डेंगी शॉक सिंड्रोम। और आपकी मैनेजमेंट क्या होगी? वही जो मैंने आपको साइज कहा कि आपने बोलस लगवाना है 20 ml पर kg के हिसाब से 1 लीटर एज सुन एज पॉसिबल, और आगे वाला सारा एल्गोरिदम। दूसरा केस सिनेरियो, पेशेंट आपका रेस्टलेस है, फिब्राइल है, अगेन पल्स प्रेशर लेस देन 20 है, हार्ट रेट इंक्रीज कर, पल्स प्रेशर लेस देन 20, हार्ट रेट इंक्रीज, यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5, कोल्ड पेरीफ्रीज, अगेन इट इंडिकेट्स के पेशेंट इज इन शॉक। लेकिन इस केस में हिमेटोक्रिट फॉल कर रहा है। हिमेटोक्रिट फॉल करने का मतलब ये है कि जो है आपका पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड लॉस होगा तो सेल्स भी लॉस हो रहे हैं, फ्लूइड भी। ठीक है, तो जब सेल्स लॉस हो रहे हैं तो हिमेटोक्रिट विल फॉल। तो इसमें इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ इन शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस, पेशेंट ब्लीड कर रहा है। तो इस केस में जब ब्लड लॉस हो रहा है तो आपने ब्लड को रिप्लेस करना है, तो मैनेजमेंट विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये आपको सिखाना था। तीसरा सिनेरियो, पेशेंट पफी आइज हैं, उसको सांस चढ़ रहा है, लेट के सांस खराब हो रहा है, बीपी भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, पल्स जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, पेशेंट टिकिपनिक है, उसका सांस खराब हो रहा है, पेरीफ्रीज वार्म है, पल्स प्रेशर वाइड है, यूरिन आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, और मेन बात है कि पेशेंट का जो हिमेटोक्रिट है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गया। तो अब इस केस में क्या, पेशेंट को सांस क्यों चढ़ रहा है, फेस पफी हो गया है। अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ है, पेशेंट ओवरलोड में चला गया, आपने उसको ओवर हाइड्रेट कर दिया है। ओवर हाइड्रेट किया इसलिए पेशेंट को सांस चढ़ रहा है, पल्मोनरी एडीमा है, क्योंकि आपने इतना फ्लूइड दे दिया कि हार्ट वो सारा फ्लूइड आगे पंप नहीं कर पा रहा। जब आगे पंप नहीं कर पा रहा तो पल्मोनरी वेसल्स इनगोर्ज हो रही है, इसी की वजह से एसओबी हो रहा है, इसी की वजह से फेस पफी हो रहा है, क्योंकि वीनस रिटर्न कार्डिक आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं कि वीनस रिटर्न का यूरिन आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है। हिमेटोक्रिट क्यों फॉल किया, वो रीज़न ये कि अगर आपकी ये ब्लड वेसल है और इसमें ये आपके सेल्स हैं, तो अगर आप फ्लूइड डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, ओवर हाइड्रेट कर दोगे, तो ऑब्वियसली पोर्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इन द ब्लड विल डिक्रीज और फ्लूइड रिलेटिवली इंक्रीज, तो हिमेटोक्रिट फॉल किया। तो ये पेशेंट किस में चला गया, बेसिकली आपने ओवर हाइड्रेट करके ओवरलोड में डाल दिया। इसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करके लेसिक्स या फिर फ्रूसामाइड का शॉट दोगे 40 मिलीग्राम का, कि जिससे पेशेंट का जो फ्लूइड है वो बॉडी से एवैक्यूएट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर।